तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दो टाइप के ट्रांसफॉर्मेशंस मैट्रिसेस में होते हैं। तो इसका क्या यूज़ है वो थोड़ी देर बाद देखेंगे। पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझो कि इंटरचेंज ऑफ टू रोज, हम दो रो को इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। मतलब अगर मैंने एक मैट्रिसेस तुम्हें दिया हुआ है 1 2 3 -2 1 4 और 3 2 1, और अगर मैं एक ऑपरेशन करूं कि मैं कहूं कि R1 इसका मतलब होता है कि आई विल इंटरचेंज रो 1 एंड रो 2, तब तुम्हारे पास जो नया मैट्रिक्स मिलेगा वो तुम्हारा बन जाएगा, ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है, इसे इंटरचेंज कर रहा हूँ तो -2 1 4 1 2 3 और 3 2 1, ठीक है। तो ये इंटरचेंज। तुम सेम चीज़ कॉलम में भी इंटरचेंज कर सकते हो। जैसे मैं कह सकता था कि अगर मैं C2 और C3 को इंटरचेंज करूँगा, C2 और C3, तो ये मेरे लिए C2 है, ये C3 है, तो ये मेरा बन जाएगा -1 2 3 3 4 1 2 1 2, ठीक है। तो अभी इसका क्या यूज़ है उसके ऊपर मत जाओ, अभी बस इस चीज़ को समझो कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मैट्रिसेस और ये मैट्रिसेस सेम है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब दे बिकम डिफरेंट थिंग्स, ओके नाउ। तो दिखना है तो लिख लो इसे एक बार। तो अब सेकेंड वाला देखो क्या है, मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट ऑफ अ रो बाय नॉन जीरो नंबर। मतलब हम क्या कर सकते हैं कि अगर मुझे एक मैट्रिसेस अभी 2x2 में दिखाता हूँ, 1 2 3 4 दिया हुआ है, तो ये मेरा रो 1 है, ये मेरा रो 2 है। मैं एक ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ कि R1 चेंजेस टू मल्टीप्लाई ईच एलिमेंट इन अ रो बाय नॉन जीरो, तो इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ R1। तब मेरा ट्रांसफॉर्म मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, इसको 3 टाइम्स ऑफ R1 कर रहा हूँ, तो ये 3, ये 2 3 जा 6 और ये 3 और ये 4। मतलब इस वाले में अब क्या हो रहा है कि फर्स्ट रो को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मतलब जैसे अगर 3 4 6 1 2 3 3 2 1 दिया हुआ है और मैं तुम्हें बोलूँ चेंज कॉलम 2 टू -½ टाइम्स ऑफ कॉलम 2, तब मेरा जो नया होगा वो क्या होगा, कॉलम 2। तो कॉलम 2 तो ये था, तो ये 3 4 6 ये क्या है 1, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय -½ 2 मल्टीप्लाइड बाय -½ 3 मल्टीप्लाइड बाय -½ 3 2 1। मैं फिर से बार बार कह रहा हूँ कि इसका क्या यूज़ है उस चीज़ के ऊपर अभी ध्यान मत दो, पहले इस ट्रांसफॉर्मेशन को समझो कि क्या क्या ट्रांसफॉर्मेशन अलाउड है। लिखना है तो लिख लो। फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, मल्टीप्लाई रो बाय अ नॉन जीरो नंबर एंड ऐड द रिजल्ट टू अनदर रो। हाँ, जस्ट रो के साथ तुम ऐड कर सकते हो। मतलब अगर 1 2 3 4 है, ये अगर रो 1 है, ये अगर रो 2 है, तो तुम ये काम कर सकते हो कि रो 1 को चेंज कर दो रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, रो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 1, तो रो 1 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ रो 2 का पहला एलिमेंट क्या है, यहाँ पे ध्यान देते जाओ, क्या है 3 × 2। उसके बाद 3 प्लस यहाँ पे ये एलिमेंट 4 है, तो क्या 3 × 4। R2 चेंज नहीं हुआ है, 2 और 4, तो मतलब ये बन जाएगा 7 4 3 12 13 14 15 और 2 और 4, ठीक है। ये सेम चीज़ तुम कॉलम में भी कर सकते थे। पहले देख लो एक बार चीज़ों को, ठीक है। और इस चीज़ को तुम कॉलम में भी कर सकते थे। मतलब 1 2 3 -2 -2 -3 और 4 5 6। मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि मैंने C1 को चेंज किया है C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2, तो C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ, तो ये C1 है, ये C2 है, तो इसका मतलब है ये ट्रांसफॉर्म होके क्या बनेगा, ये ट्रांसफॉर्म होके जो मेरा बनेगा, तो C1 चेंज नहीं होगा, C1 चेंज होगा, C1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2, तो 1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ C2 का पहला एलिमेंट। तो मतलब ये जब तुम इससे मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 3 कर देना, यही कह रहा है। उसके नीचे वाला क्या हो जाएगा 2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या -2। उसके बाद वाला क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ क्या -3। ध्यान से देखो, ये वाला चीज़ मेरा यहाँ से आ रहा है और बाकी जो है उसे लिख लो वैसे ही 4 5 6। तो लिखना है तो इसे लिख लो।
तो चलो अब सिंबल देखते हैं। हाँ, तो इंटरचेंज रो आई एन जे, हाँ तो इसका सिंबल होता है आर आई इंटरचेंज विथ आर जे। मल्टीप्लाई रो आई बाय एस, मतलब आर आई को हम एस मल्टीप्लाइड बाय आर आई लिखते हैं। एड एस टाइम्स रो आई टू जे, मतलब तुमने जे को चेंज किया। कैसे? जे को तुमने एस टाइम्स ऑफ आर आई से चेंज किया। ध्यान से देखना है तो देख लो। और ये कॉलम को पॉज करके खुद एक बार लिखो, ठीक है? इसको खुद एक बार लिखो पॉज करके, पॉज करके। और अब देखो ये सही था या नहीं। इंटरचेंज कॉलम आई एन जे, तो सी आई सी जे मल्टीप्लाई रो आई बाय एस, कॉलम आई बाय एस इंटू कॉलम आई, एड एस टाइम्स ऑफ कॉलम आई टू कॉलम जे, तो कॉलम जे को तुम एस टाइम्स ऑफ कॉलम आई से, ठीक है? तो अब हम कुछ सम्स करेंगे इसके बाद। चलो तो यहाँ पे हम लोग कुछ देखते हैं। हाँ, तो इससे चलो ये ए बी है और ये मैंने मल्टीप्लाई करके देख लिया, ये सी है। तो सी मुझे ए इंटू बी मिलेगा, नहीं क्या? तो सी का मतलब मुझे सी मुझे मिला 11, 25, 4 और 10। ए और बी मुझे मिला 1, 2, 3, 4 और 3, 2, 4, 1। सपोज़ मैंने इसमें एक ट्रांसफॉर्मेशन किया, R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तब क्या होगा? ये 11, ये 4, ये 25, ये 10, ये सब चीज़ मैंने यहाँ पे भी किया। R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया, तब क्या मिलेगा मुझे? ये मिलेगा 3, 4, 1, 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, 2, 4, 1। तो अब मैं देखना चाहता हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे ये जो इक्वल टू है, अब इसे मैं छोड़ रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा? क्या ये इक्वल टू है? तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करके देखूँ तो क्या मिल रहा है, देखते हैं। 3 3 जा 9, 4 4 जा क्या 16, 3 3 जा 9 प्लस 16, 3 प्लस 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 प्लस 4 2 प्लस 2। तो इसका मतलब तुम्हारे पास हो गया ये 25, 10, 11 और 4। ध्यान से देखो दोनों सेम है, नहीं क्या? मतलब इक्वल टू लग रहा है। अच्छा, अब सेम, इसे लिखने का ज़रूरत नहीं है रे, मैं बस करके दिखा रहा हूँ चीज़ों को। हाँ, तो अब सेम चीज़ को अब मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ। 11, 4, 25, 10 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 3, 2, 4, 1, ठीक है? अब मैं कॉलम को इंटरचेंज कर रहा हूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने यहाँ पे इसमें मैंने C1 और C2 को इंटरचेंज किया, यहाँ पे मैंने C1, हाँ, तो अगर हम C1 C2 को इंटरचेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4, 10 और ये हो जाएगा 11, 25। यहाँ पे C1 C2 को इंटरचेंज करेंगे तो 2, 4, 1, 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा 3, 4, 2, 1। ओ सॉरी, ये इक्वल टू नहीं है रे, यहाँ पे ये है। हाँ, मुझे नहीं पता ये क्या, तो अभी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो 3 2 जा 6 प्लस 4, आगे करने का ज़रूरत नहीं है। 4 3 जा 12, या कर ही देता हूँ। 4 3 जा 12, 2 2 जा 4 प्लस 1, 4 2 जा 8 प्लस 3। तो इसका वैल्यू 10, 24, 5, 8, 9, 10, 11। तो ये दोनों सेम नहीं आया, मतलब दे आर नॉट इक्वल। तो तुम बोलोगे सर अभी तो आपने बताया था कि कॉलम ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है। हाँ, मगर इसमें अब हम चीज़ों को देखेंगे, वही चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब सेम सम में अब मैं क्या करूँगा, देखो 11, 4, 25, 10 में ये तो हम लोगों ने, ये तो मैंने देखा ही है 3, 4 और 3, 2, 4, 1। मैं सेम चीज़ करूँगा कि C1 C2 को इंटरचेंज यहाँ पे करके देखता हूँ, इसमें और इसमें, तब क्या होता है। तो हाँ, तो अब देखो, तो ये हो जाएगा 4, 10, 11, 25, ये फिल इन द ब्लैंक्स, ये 1, 3, 2, 4 और साथ में 2, 1, 3, 4। तो अगर अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँ, देखूँ तो क्या होगा, ये 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 4, 3 प्लस 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 16। तो क्या मिला मुझे, ये 4, 10, 11 और 25, ये और ये सेम है, इसलिए इक्वल टू। तो इसमें अब हम लोगों ने क्या देखा, इस कंप्यूटर स्क्रीन में ये थोड़ा छोटा हो सकता है, देख लेना। हाँ, मोबाइल स्क्रीन में
तो हमने देखा, देखो क्या, कि जब तुम इंटरचेंज कर रहे हो रो को तो इस वाले को इस वाले में ट्रांसफॉर्मेशन लगता है, हाँ, तब दोनों सेम होता है। और जब तुम कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हो तो इस वाले में लगता है। तो इसीलिए क्या है कि अब ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रो में तो अब कौन सा मैट्रिसेस ट्रांसफॉर्म होगा और कॉलम में कौन सा होगा। तो सपोज मैंने P = A × B दिया है, इसको हम प्री फैक्टर कहते हैं क्योंकि ये पहले है, इसको हम पोस्ट फैक्टर कहते हैं। और रीज़न भी सिंपल है, कॉलम जो आता है जब तुम मल्टीप्लाई करते थे तो देखो कॉलम और रो कहाँ से लेता है, जब तुम 3×2 को मल्टीप्लाई करते हो 2×5 से तो तुम्हें 3×5 आता है, नहीं क्या। तो इस वाले से रो लेता है याद रखने के लिए, और इस वाले से क्या, कॉलम। तो इसलिए इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा और इस वाले में कॉलम ट्रांसफर। तो अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो वैल्यू चेंज नहीं होगा। अगर तुम क्या करोगे, इसमें अगर तुम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगा रहे हो तो तुम्हें केवल ए में ही रो ट्रांसफॉर्मेशन लगेगा, बी में नहीं लगेगा। ए में ही लगेगा, बी में नहीं लगेगा, ठीक है। कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अगर तुम लगा रहे हो P = AB में तो तुम P में कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, इक्वल टू रहेगा, मगर A में नहीं लगेगा, केवल B में लगेगा। इस चीज़ को याद रखना और मत भूलना। रो ट्रांसफॉर्मेशन हर समय प्री फैक्टर में लगता है और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन हर समय पोस्ट फैक्टर में लगता है। लिखना है तो लिख लो। सर याद नहीं रहेगा, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, आराम से याद रहेगा। पहला वाला रो जो है वो कहाँ से आता था, A M×N, B N×K को तुम P M×K लिखते थे। तो M जो रो है वो पहले वाले से आता था, प्री फैक्टर से। तो इसलिए यही वाला काम रो के लिए करेगा, ये वाला कॉलम के लिए करेगा। मगर याद रखने के लिए सम सॉल्व करना पड़ेगा। बैठ के केवल मोबाइल में देख रहे हो लैब के अंदर तो नहीं होगा। हाथ में अगर पेन और पेपर है तभी समझ में आएगा। बड़ा एक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम है। सर समझ में नहीं आता है इसलिए गेम खेलते हैं। ना ना ना, गेम खेलते हो इसलिए समझ में नहीं आता है। चलो, तो ये एक कभी कभी इस टाइप का समझाना है। अप्लाई रो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इतना, तो तुम्हें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाना है। तो अगर इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो क्या होगा, इस वाले में लगेगा। और कौन से, रो ट्रांसफॉर्मेशन हर समय प्री फैक्टर में लगता है। तो इसका मतलब है अगर मैं R1 को ट्रांसफॉर्म कर दूं R1 + 3 टाइम्स ऑफ R2 तो ये क्या बनेगा, तब ये तुम्हारे पास बन जाएगा R1 तो 13 + 3 × 13 -9 + 3 × -8 13 और -8, ठीक है। तो इस वाले में हाँ, तो इसमें अब लगेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास 1 + 3 टाइम्स ऑफ -2 5 + 3 टाइम्स ऑफ 3 -2 3 × -2 1 3 -2, ठीक है। अब ये 2 मार्क्स के सम में आता है तो इसलिए दिखाने का ज़रूरत नहीं है कि ये सेम है, मगर हाँ इसका वैल्यू निकाल के देख लेना क्या होता है, = सेम कर देना। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ तुम्हें समझ में आया होगा कि रो ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाओगे तो प्री फैक्टर में लगता है और कॉलम ट्रांसफॉर्म जब लगाओगे तो पोस्ट फैक्टर में लगता है। तो इसे याद रख के अब हम थ्योरी को डेवलप करेंगे।